वेलकम बैक एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। रेट लॉ होता क्या है, ठीक है, रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन भी कहा जाता है इसे, एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं मुझसे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, इससे पहले हमने करा था जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन है, उसमें करा था हमने कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। पर्टिकुलरली हमने लिया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, और हमने क्या बताया था कि वो इंक्रीज़ करता है, कि रेट इंक्रीज़ करेगा। जनरली लिखा था हमने, जनरली क्या करेगा, रेट अगर हम कॉन्सेंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की बढ़ाएंगे तो हमारा रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। बट क्या हुआ, जब हमने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली देखा बहुत सारी अलग अलग रिएक्शंस में, तो हमने देखा ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मतलब अगर रेट बढ़ रहा है तो ऐसे भी हो सकता है रेट ना बढ़े, या ऐसे भी हो सकता है कि रेट कम ही हो जाए। अगर कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो ज़रूरी नहीं कि रेट हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। वो जनरल बात करी थी हमने। अब वैसे देखा जाए तो ये कौन सी हमारी डिटेल है, ये हमने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होगा रेट ऑफ द रिएक्शन पे, वो वाला उस पॉइंट के रिगार्डिंग हम ये पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखो, देखने में और लग रहा है बट आपको पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहा हमने, डिपेंड करता है। और किसकी कॉन्सेंट्रेशन में, रिएक्टेंट की भी, और कुछ केसेस में तो ऐसा हुआ है जिसमें कि रेट ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में भी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता हुआ देखा गया है। तो हमने ये देखा कि जो ये रेट है, रेट निकालना किसी भी इक्वेशन का, इसका मतलब हमने ये चीज़ें देखी कि ये एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है। मतलब इससे एक्सपेरिमेंटली ही आप डिटरमाइन कर सकते हैं। आप थ्योरेटिकली बाय लुकिंग ऑन द रिएक्शन आप नहीं बता सकते कि वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। वी हैव सीन दैट रेट नॉट ऑलवेज इंक्रीजेस। हम तो पहले जनरलाइज टर्म में हमने क्या करा था कि जो रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा तो रेट भी आपका बढ़ेगा, पर ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। रेट नॉट ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, इट कैन। अब देखो, रेट क्या हो सकता है, रेट इंक्रीज भी हो सकता है या तो डिक्रीज भी हो सकता है, या कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ सकता रेट पे विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो हमने रेट ऑफ द रिएक्शन का जो देखा था वो हमेशा ज़रूरी नहीं है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। तो सबसे पहले डिपेंडेंस ऑफ रेट विद कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट है रेट ऑफ द रिएक्शन पे, वो सबसे पहले बताया था गुलबर्ग एंड पीटर वागे ने, ठीक है। इनका लॉ क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन बाय गुलबर्ग एंड वागे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, पहले यहाँ देख लो कि जो रेट होगा, कि सपोज़ यहाँ पर एक हमने इक्वेशन ले ली, एक रिएक्शन ले ली, ए जनरलाइज्ड ले ली हमने, ठीक है। ए स्मॉल बी एंड बी गिव्स टू स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो ये ए बी सी डी है ये है स्टोइशियोमेट्री, और हमने सपोज करी है बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड होनी चाहिए, है ना, बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, ठीक है, इक्वेशन है ये। और इसमें ए बी एंड सी एंड जो डी है वो क्या है, वो है इसके बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो ये है इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट्स, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है ये। और इन्होंने क्या बताया, जो गुलबर्ग एंड वागे थे उन्होंने क्या बताया कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, उन्होंने ये चीज़ बताई, और ये सारा थ्योरेटिकल फिनोमेना था, सारा थ्योरेटिकल मेथड था ये, कि इन्होंने बताया कि जस्ट हम रिएक्शन देखने पर, और रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, और जिसमें ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इनके आगे लगे हुए ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। उन्होंने बताया कि इस इक्वेशन की जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, ठीक है, रेट ऑफ द जो रिएक्शन होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन या कह लो, या इन्होंने कहा था
कि एक्टिव मास, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास, और एक्टिव मास यहाँ पे क्या लेने हैं हमने यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, मासेस नहीं लेने, हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशंस लेनी है, ठीक है। इसके जो कॉन्सेंट्रेशंस होगी उनका प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या है, ए एंड बी है, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट्स है ये आपको बताते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है। एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन, तो रिएक्टेंट यहाँ पे ए एंड बी है, सो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ये लिख ली, उसका प्रोडक्ट करो विद द रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो दूसरा है आपके पास स्पीशीज, वो कर लो, ठीक है। उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, और रेस टू द पावर ईच जो स्पीशीज है वो रेस टू द पावर क्या है, फैक्टर विद ए स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है तो हमने ए लगा दिया, बी का बी है तो बी लगा दो। बट एक चीज़ होनी चाहिए कि जो रिएक्शन होगी वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो इन्होंने इस तरह से देखा, तो इन्होंने क्या करा, रेट को फिर उसके बाद इज इक्वल टू इक्वालिटी लगा दी, तो ये कांस्टेंट आ गया। फिर दोबारा से उसने ये वाला एक्सप्रेशन दे दिया। ये क्या है, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये रेट निकला, एंड ये इसमें याद रख लो, दिस इज थ्योरेटिकल मेथड, दिस इज थ्योरेटिकल मेथड, ओके। और ये कोई ऐसा मेथड नहीं था, एक्सपेरिमेंटल नहीं था, ये जस्ट थ्योरेटिकल मेथड था। उन्होंने कुछ रिएक्शंस में एक्सपेरिमेंट भी नहीं कह सकते, कुछ रिएक्शन लिए उनका देखा तो उनके जो इनका रिज़ल्ट था वो सेम आ रहा था। तो इन्होंने देखा कि इन्होंने ये बताया, गुलबर्ग एंड वागे ने ये बताया कि रेट ऑफ द रिएक्शन उसकी केमिकल इक्वेशन को देख के निकल सकता है, वो भी कैसे, बैलेंस्ड होनी चाहिए इक्वेशन। और यहाँ पे क्या है, जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बस उसका रेस टू द पावर कर दो फॉर ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो हमारा यहाँ रेट ऑफ द रिएक्शन निकल जाएगा। और रेट ऑफ द रिएक्शन की डिपेंडेंस अब यहाँ से कैसे होगी कि यहाँ पर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इस तरह से डिपेंड करता था। इन्होंने डिपेंडेंस ऑफ रेट विद कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से एक्सप्रेशन दिया, जो कि आगे चलकर जो ये मेथड था वो बिल्कुल ठीक साबित नहीं हुआ, सभी रिएक्शंस के लिए यूनिवर्सल नहीं हुआ। मतलब कुछ रिएक्शंस में ये काम करता था, कुछ रिएक्शंस में ये काम नहीं करता था। अब हम ये देखेंगे कि ये काम क्यों नहीं करा, ठीक है। कुछ रिएक्शंस पे काम करा, कुछ नहीं करा, ठीक है। अब हम ये चीज़ देखते हैं। तो सपोज़ क्या होता है कि यहाँ पर ये वाला जो मेथड है, गुलबर्ग एंड जो वागे ने दिया था, ये वाला मेथड की बस आप रिएक्शन देखो और रिएक्शन देख के आप रेट निकाल दो। ये सिर्फ था एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। अब देखो एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है जो कि रिएक्शन ओनली सिंगल स्टेप में ख़त्म हो जाती है, सिंगल स्टेप में ख़त्म हो जाती है। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि यहाँ पर भी तो ये सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन हो रही है, नहीं, मैं कह रही हूँ उसकी मैकेनिज़्म, हर चीज़ की मैकेनिज़्म होती है। उसी तरह से जो ये रिएक्शन हो रही है, ये आपको जस्ट लास्ट का प्रोडक्ट दिख रहा है कि क्या है, ऊपर ऊपर से दिख रही है। जो इनके अंदर रिएक्शंस हो रही है वो समटाइम्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें कई ज़्यादा स्टेप्स होते हैं इस स्टेज को रीच करने के लिए। तो कुछ एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है जो कि सिंगल स्टेप में हो जाती है। जैसे कि मान लो आपको अगर ये दिख गई रिएक्शन, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मतलब इसकी मैकेनिज़्म भी क्या हुई होगी, मैकेनिज़्म भी इसी तरह से हुई होगी। जैसे कि एग्जांपल रिएक्शन है, सपोज A + B इज़ इक्वल टू C, ये आपकी क्या है, सपोज़ ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है। और जब हमने इसकी मैकेनिज़्म देखी, ठीक है, जब हमने इसकी मैकेनिज़्म देखी वो भी यही है, A + B रिएक्ट कर रहा है और C बना रहा है, इनके बीच में कोई स्टेप नहीं है। तो ये देखा गया कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस थी सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए ये वाला आपका रूल, ये वाला लॉ लग रहा था, गुलबर्ग एंड वागे वाला। तो मतलब गुलबर्ग एंड जो वागे वाला था, जो वागे वाला एक्सपेरिमेंट था, जो लॉ था, वो ओनली एप्लीकेबल किसके लिए था, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। मतलब जो सिंगल स्टेप में रिएक्शंस हो रही थी उन्हीं के लिए ये लागू हो रहा था। और ये ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि गुलबर्ग एंड वागे ने बताया था कि जो रेट होता है वो डिपेंड करता है इनकी स्टोइशियोमेट्री पे, रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री पे, ठीक है। जैसे कि A एंड B में अगर तो मान लो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है कि इसमें कोई अंदर स्टेप्स नहीं है, जो रिएक्शन है वही दिख रही है, फिर तो आपका ठीक है कि जो आपके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो इसके आगे दिख रहे हैं हमें, वही हो गए, ठीक है। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में ये वाला लॉ फेल हो गया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें कि बहुत सारे मल्टी स्टेप्स होते हैं, ठीक है, मल्टी स्टेप्स होते हैं जिसमें एक स्टेप नहीं होता। सपोज मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ आपको मल्टी स्टेप्स कैसे हो गए यहाँ पर, कि सपोज़ आपकी एक रिएक्शन है, ठीक है, आपकी एक रिएक्शन है, वो है आपकी कि A प्लस बी रिएक्ट करा, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। A और B ने आपस में रिएक्ट करा और उसने क्या बना दिया, उसने बना दिया C। और मैकेनिज़्म ये कैसे हो रही है, ये है एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया है, ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, ये गिव दिया है हमें, क्योंकि वैसे भी देख के तो आपको पता नहीं चलेगा कॉम्प्लेक्स है या फिर आपकी एलिमेंट्री है, वो गिवन रहता है, वो दिया होता है आपको। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इसकी मैकेनिज़्म में क्या होगा, तो इसकी मैकेनिज़्म में जब देखा हमने तो इस तरह से हुआ कि सपोज़ A ने दिया पहले P, कोई P आपका इंटरमीडिएट, अंदर ही कुछ ऐसा हुआ कि कुछ रिएक्शंस हो गई यहाँ पे, ठीक है, कुछ रिएक्शन कंडीशन हो गई कि यहाँ पे P प्लस हमारे पास Q बन गया, ठीक है, P प्लस Q बन गया। और दूसरे स्टेप में अब क्या हो जाएगा, जो ये P बना है वो क्या हो जाएगा, P फर्दर जो है B के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास एक और R बना दिया। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिएक्शन है और मैकेनिज़्म इसकी जब देखी गई तो इसकी इस तरह से मैकेनिज़्म थी, ठीक है। तो दोबारा तीसरे स्टेप में देखा गया कि इस तरह से ये रिएक्ट कर रहा था और ये बना रहा था, ठीक है। इसमें कितने स्टेप है इसकी मैकेनिज़्म में, 1, 2 एंड 3। देखा गया कि इस पूरी इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए ये रिएक्शन 3 स्टेप से गुजरती है, ऐसा देखा गया मैकेनिज़्म में। मैकेनिज़्म क्या बताता है, यही तो बताता है अंदर की बात सारी, ठीक है। तो ये देखा गया, तो अगर आप इनका जो स्टेप्स होते हैं रिएक्शन के, अगर उनको टोटल करते तो आपको वही रिएक्शन मिलती है दोबारा। जैसे कि अगर आप इनको प्लस करोगे तो जो एरो के इधर और उधर चीज़ें हैं वो कैंसिल हो जाती है, जैसे P से P कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, A प्लस B इक्वल्स टू C, मतलब आपके पास दोबारा से A प्लस B इज़ इक्वल टू C, मेन रिएक्शन बच गई, ठीक है। तो ये है इसकी मैकेनिज़्म। तो हमने बेसिकली क्या देखा कि अगर गुलबर्ग एंड वागे के अकॉर्डिंग अगर हम इसका रेट लिखना चाहते, ठीक है, अगर रेट लिखना चाहते तो किसका रेट लिखते, किसके विद रिस्पेक्ट टू लिखते हम, देखो यहाँ पे अगर A है, यहाँ पे B स्टोइशियोमेट्री है, तो जो रेट है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू लिखते, इस इक्वेशन के विद रिस्पेक्ट टू लिखते, या फिर जो इनके छोटे छोटे ये स्टेप्स है उसके विद रिस्पेक्ट टू लिखते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी और यहीं से सारी जो कैलकुलेशंस है, सारे जो आंसर्स है वो आपको गड़बड़ मिलने लग गए, क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी मैं बता देती हूँ, आगे हम पढ़ेंगे, जब ये मैकेनिज़्म इस तरह के सिनेरियो आ जाते हैं तो जिन इक्वेशन में से, जिन स्टेप में से जिसका स्लो स्टेप होगा, जिसकी स्पीड सबसे कम होगी, उसके ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा। फिर आप वहाँ पे ये गुलबर्ग एंड वागे लगा सकते हो, ठीक है। फिलहाल इतना कंफ्यूज मत हो, बस ये मैंने ये बताया कि ये वाला जो लॉ था ये क्यों फेल हो गया, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस, मतलब जिनकी सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती थी उनमें लग जाता था, क्योंकि जो रिएक्शन होगी, जो रिएक्शन के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वही आपके पूरे ओवरऑल चले गए। बट जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती थी उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते थे, तो हमें ये नहीं पता चलता था कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके लिए, मेन इक्वेशन के लिए या फिर जो ये स्टेप्स है उसके लिए, ठीक है। इसीलिए ये जो आपका ये अप्रोच थी, ये जो लॉ था रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट करने वाला, ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ये फेल हो गया, ये हम ज़्यादा यूज़ में नहीं लाते हैं और ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। गुलबर्ग एंड जो वागे का लॉ ऑफ मास एक्शन है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है बाय गुलबर्ग एंड वागे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रेस टू पार चीज़ें होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो इसका जो एक्सप्रेशन है, रेट का एक्सप्रेशन है, उसमें जो रेस टू द पार जो टर्म्स होती है वो कौन सी होती है, वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। बट दिस मेथड फेल टू गिव द एक्यूरेट रेट डिपेंडेंस ऑन कॉन्सेंट्रेशन फॉर ऑल रिएक्शन के लिए ये ठीक रिजल्ट्स नहीं दे रहा था। दिस लॉ कैन ओनली गिव करेक्ट रेट वैल्यू फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, जैसे कि आपको करवाया, जो कि रिएक्शन विच अकर्स इन सिंगल स्टेप, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही थी उनके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन गुलबर्ग एंड वागे के ने जो दिया था वो अच्छे आपको रिजल्ट्स दे रहा था, ठीक है। बट आपको जो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस थी जिसमें मल्टी स्टेप्स होते थे उसके लिए ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा था, ठीक है। दिस मेथड वॉज थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड, और ये
कौन सा था ये जो एक्सपेरिमेंट, जो भी आपका ये लॉ था, ये थ्योरेटिकल था, मतलब थ्योरेटिकली ऑब्टेन डाटा था। जो भी आप जिसको भी इक्वेट कर रहे हो वो थ्योरेटिकली करा गया कि आपने इक्वेशन देख ली तो हमने सोचा अच्छा पहले बैलेंस कर लो और बस इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसको रेज़ टू द पावर कर लो। रेट अब इस अकॉर्डिंग वेरी करता रहेगा इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। बट रेट वैल्यू वॉज थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड सो वॉज नॉट एक्यूरेट। क्या है यहाँ पर थ्योरेटिकली ऑब्टेन करी गई वैल्यू, और आगे चल के देखा गया कि सभी जो रिएक्शन थी बहुत सारी ऐसी थी जिसके लिए वो ट्रू नहीं हो रही थी, ठीक है। वो जो रिज़ल्ट है रेट ऑफ द रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन वो आपके पास ठीक नहीं आ रहा था, ठीक है। नाउ द डाटा वर ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली मीन्स, अब क्या हुआ इसके बाद हमने थ्योरेटिकली देख लिया, थ्योरेटिकल आपका काम नहीं बना उस लॉ से, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने एक्सपेरिमेंटली डाटा को एनालाइज किया, रिएक्शंस करवाई और उसके रेट के जो डाटा थे आपने वो देखे, रेट की वैल्यूज़ है वो देखी। तो रेट वॉज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, तो हमें कोई और हमारे पास रास्ता नहीं रहा, हमने सोचा छोड़ो सब चीज़ें, हम क्या करेंगे अब जो रेट है उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। मतलब पहले एक्सपेरिमेंट करोगे, जो वैल्यू आ रही होगी उससे निकालोगे रेट, ठीक है। सो मोर एक्यूरेट लॉ वॉज गिवन। फिर उसके बाद आया एक्सपेरिमेंटली, जब आपने डाटास को देखा उसके बाद आपने एक और लॉ बनाया। एक और लॉ क्या बना, रेट लॉ कहते हैं या फिर इसे रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उससे पहले मैं बताती हूँ इस पर क्या क्या चीज़ें होने लगी, ठीक है। अब देखो, अब एक्सपेरिमेंटली आप कह तो रहे हो बट एक्सपेरिमेंटली किस तरह से निकाला गया। सपोज़ आपके पास रिएक्शन है, सपोज़ एक रिएक्शन थी आपकी जिसके पास 2A + B गिव्स टू P, दिस वॉज द रिएक्शन, ठीक है। और इसका हमने रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना था, बट जो आगे वाला लॉ था, लॉ ऑफ मास एक्शन, उससे तो आपका ठीक नहीं आ रही थी वैल्यूज़। तो आपने, हम बोल रहे हैं अब हमारी अप्रोच एक्सपेरिमेंटली वाली होगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा, तो एक्सपेरिमेंट करके क्या क्या देखा आपने, हमने देखा कि इफ़ A इज़ डबल्ड, ठीक है, A इज़ कॉन्सेंट्रेशन लिख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज़ डबल्ड, ठीक है। अगर हमने A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा तो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हुआ, तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपका क्या हुआ। तो हमने देखा एक्सपेरिमेंट से, हम यह खुद नहीं लिख रहे अपनी मर्ज़ी से, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए प्रॉपर, तो देखा गया। मैं एक आपको बस एक एग्जांपल बता रही हूँ कि एक्सपेरिमेंटली किस तरह से देखा गया। अगर हमने ए को जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल करा तो हमने देखा एक्सपेरिमेंट से कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है आर, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा था डबल। हमने देखा अच्छा भाई। फिर हमने देखा इफ़ जो रिएक्टेंट है दूसरा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब बी को अगर हम डबल करें, इसको भी हमने डबल किया, ज़रूरी नहीं है कि ये रूल है कि डबल करना है, हमने जस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ठीक है। जब हमने बी को डबल करा तो हमने क्या देखा कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो कितना हो रहा था, वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। हमारे पास ये डाटा आया। अब देखो एक्सपेरिमेंटली आपके पास डाटा ये एंड ये आ गया, तो आपने क्या देखा, फिर आप लिख सकते हो कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, या फिर लिख लो ROR, रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल किसके है, विद रिस्पेक्ट टू A वो कैसे बढ़ रहा है। अगर A को डबल करा तो ये डबल हुआ, ठीक है। इसका मतलब A के यहाँ ऊपर कौन सा कॉफिशिएंट आएगा, 1 आएगा, क्योंकि तभी तो ऐसा होगा, अगर A की वैल्यू 2 रखोगे तभी तो इसकी वैल्यू 2 बनेगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू आप 2 रखोगे तभी 2 बनेगी, अगर यहाँ पर आपने रेज़ टू द पावर 2 करा होता तो वो डबल हो जानी थी वैल्यू, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हमने रेट ऑफ द रिएक्शन बी के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, बी की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके विद रिस्पेक्ट टू ये क्या हुआ, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखो 2 क्यों लिखा यहाँ पर, कि जब आपका बी क्या करा, आपने बी को जब डबल करा तो उसके रेज़ टू द पावर कितनी वैल्यू आनी चाहिए सो दैट आपका रेट 4 टाइम्स हो जाए। रेट क्या बोला, रेट हमने बोला कि 4 टाइम्स हो रहा था जब बी की वैल्यू को डबल कर रहे थे। तो इसका मतलब जब डबल कर रहे थे तो जो यहाँ पे ये वैल्यू आती है एक्सपोनेंट में ऊपर, तो वो कितनी होनी चाहिए थी, 4 = 2। कब हो सकता है बताओ, कितनी हम वैल्यू रखें यहाँ पर
जिससे कि 4 इज़ इक्वल टू 2 बने, तो हमने क्या लिख लिया, हमने यहाँ पे 2 लगा दिया क्योंकि 2 लगाने पे ही 4 इक्वल टू 4 आ रहा था। इसका मतलब ये जो हमने एक्सपेरिमेंट करा इससे हमें रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी इस तरह के मिल गए, हमें ये वैल्यू डिटरमाइन हो गई। तो हमने इन दोनों को ज्वाइन करके साथ ही में लिख लिया कि अलग से क्या लिखना, हम साथ ही लिख लेते हैं। ए के विद रिस्पेक्ट टू 1 आ गया एक्सपोनेंट एंड बी के विद रिस्पेक्ट टू 2 आ गया एक्सपोनेंट। ओके, तो हमने देखा, हमने ये बोला और यहाँ से जो ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है वो आपने हटा दिया। तो उसको क्या हुआ, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल लिखते हैं तो साथ ही साथ एक कांस्टेंट भी आता है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था उसको हटाया तो आपका कांस्टेंट आ गया एंड ए का विद रिस्पेक्ट टू 1 आया, बी का विद रिस्पेक्ट टू 2 आया। ठीक है, अब आपने क्या बोला कि जो ये एक्सप्रेशन है ना, दिस एक्सप्रेशन इज़ द रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो रहा है। और हमेशा याद रखना, रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, रेट की बात करें तो आप सिर्फ देखे हुए आप नहीं डिटरमाइन कर सकते, आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, इसीलिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करा तो रेट लॉ ने ये बताया ये होता है। अगर मान लो इसको वागे के मेथड से अगर हम करते जो स्टोइशियोमेट्री बताता है तो उसके वागे के अकॉर्डिंग रेट क्या होना चाहिए था, रेट होना चाहिए था इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और ए एंड इनटू बी की कॉन्सेंट्रेशन तो मल्टीप्लाई उसने बोली थी, बट क्या बोला था, ईच जो स्पीशीज़ है वो रेज टू द पावर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के आपके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेज टू द पावर। तो वागे के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, बट आपका रहा ये है और ये ज़्यादा ऑथेंटिक इसलिए क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट करा है, इसीलिए वागे यहाँ पे गलत पड़ गया और आपका रेट लॉ यहाँ पे जो निकाला था वो आपका सही हो गया। इसका मतलब जो भी आप पढ़ोगे वो रेट लॉ ही पढ़ोगे, अपनी मन मर्जी से या फिर स्टोइशियोमेट्री देख के यहाँ पे जो इसके रेज टू दी पावर्स है वो आपने नहीं लगाने। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा रेट लॉ। अब हम यहाँ पे देखते हैं रेट लॉ एक्चुअली में किस तरह से आपको लिखना है। तो सपोज हमने एक क्या कर दी, एक जनरल, अभी इसको मैं पढ़ाऊंगी, इसको मैं आपको रीड करवाऊंगी कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन पेपर में आए तो आपको इस तरह से लिखनी है, एनसीईआरटी में भी आपको यही गिवन है। ओके, नाउ आपको क्या लिखना है, सपोज हम एक जनरल केमिकल रिएक्शन लेते हैं जो कि है ए प्लस बी गिव्स टू सी प्लस डी एंड डी। फॉर दिस रिएक्शन हमने रेट लॉ लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखा गया है ए बी सी एंड जो डी है वो क्या है, वो है स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, वो है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये आपके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। उसके बाद क्या है आपका रेट लॉ जो एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू, मतलब आपका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लो। ठीक है, या फिर रेट लॉ लिख लो। रेट लॉ क्या होता है, अब देखो यहाँ पे हमेशा अच्छे से याद रखो कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो। यहाँ पे मेरे पास 2 थे तो मैंने 2 लिख लिया। और रेज टू द पावर, अब आपको क्या करना है, रेज टू द पावर यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट्स आपने यहाँ पर लगा दिए एक्स एंड वाई। अब देखो यहाँ पर हमने ए एंड बी नहीं लगाए, हमने यहाँ पे एक्सपोनेंट्स कौन से लगाए हैं, एक्स एंड वाई लगाए हैं। ठीक है, अब आपने क्या लिखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आपका क्या बन गया, दिस इज़ द रेट लॉ, दिस इज़ द रेट लॉ। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एक्स एंड वाई है, जो एक्स एंड वाई एक्सपोनेंट्स है, एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी, मे और may not be equal to stoichiometric कोफिशिएंट। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कौन से हैं, ए एंड बी। ठीक है, अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो ये एक्स एंड वाई है वो क्या है, एक्स एंड वाई एक्सपोनेंट्स हैं, मतलब एक्सपोनेंट क्या होता है, जो ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, और ये एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल हो भी सकते हैं, ये इक्वल ए एंड बी के, मतलब ये स्टोइशियोमेट्रिक के इक्वल भी आ सकते हैं या फिर स्टोइशियोमेट्रिक से ये अलग नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये जो चीज़ें हैं आपके पास एक्सपोनेंट्स हैं, ये हम खुद डिटरमाइन नहीं कर सकते। और हम क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई कैन ओनली बी, ठीक है, ओनली बी
determined can only be determined experimentally, ठीक है, mentally। देखो हमारा इस पे कोई भी रोल नहीं है कि हम ये रेस टू द पावर जो ये टर्म्स है वो निकाल पाए। हम सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एक्सपेरिमेंट से निकल सकती हैं। और ये या तो बाय चांस ऐसे हो सकता है ये स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट के इक्वल भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। और इक्वल कब आएगी? इक्वल तब आती है जब ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही, फिर तो चांसेस है कि ये जो एक्स एंड वाई की वैल्यू है ये ए एंड बी के इक्वल आएगी, ठीक है, जो कि उसके स्टोइशियोमेट्री। इसीलिए याद रखना जो ये एक्स एंड वाई है वो हम एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं, हम खुद से रिएक्शन को देख के हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, थोड़ा सा और इसको जो रेट लॉ है हमारा, रेट एक्सप्रेशन है, उसको खोल देते हैं। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से एक कांस्टेंट क्या आया, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया के आपके पास, ठीक है। और बाकी ए एंड बी के ऊपर हमने पहले से एक्स एंड वाई तो लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ द रेट लॉ एक्सप्रेशन, आप लिख सकते हो दिस इज़ द रेट लॉ। ये है आपका रेट लॉ जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है ये, ठीक है। यहाँ तक तो आपका हो गया। नाउ व्हाट इज़ के, जो इस पे के है इसमें के क्या है, के इज़ द कौन सा, रेट कांस्टेंट। क्योंकि रेट वाले रेट लॉ के एक्सप्रेशन में कांस्टेंट आया तो आप क्या लिखोगे इसको, दिस इज़ द रेट कांस्टेंट, या फिर आप इसको लिख सकते हो वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्यों लिख ली, क्योंकि रेट क्या है, रेट स्पीड है, स्पीड से रिलेटेड होती है वेलोसिटी, इसीलिए समटाइम्स इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी लिखा जाता है। या फिर इसका नाम क्या पड़ता है, स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। रिएक्शन कोफिशिएंट इसका नाम पड़ गया, ठीक है। रिएक्शन कोफिशिएंट हमने कर लिया, या कांस्टेंट लिख लो, कांस्टेंट, ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। के हमने बात कर दी, ये भी हमने बात कर दी। एक और चीज़ करते हैं कि जो के है, जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, ठीक है, एक और चीज़ जो रेट कांस्टेंट है, ओके, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर में, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है, टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा जो आपका ये रेट कांस्टेंट आया हुआ है। अब देखो आपने ये वाली चीज़ समझ ली। अब हम बात करते हैं कि जो रेट आपका लॉ है या रेट में आपके जो ये एक्स एंड वाई है वो तो आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो इससे पहले आपने पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ जो मास एक्शन पढ़ा है अभी, ठीक है, जो वागे ने दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन जो, और दूसरा क्या है आपका रेट लॉ, ठीक है, जो अभी पढ़ा रेट लॉ है, उसमें आपको ये बात याद रखनी है, दोनों में आपको ये बात रखनी है कि फर्स्टली जो लॉ ऑफ मास एक्शन है बाय द वागे, उसमें क्या होता था, दिस इज़ द थ्योरेटिकल दिस इज़ द थ्योरेटिकल मेथड, ठीक है, थ्योरेटिकल मेथड है जो कि हमने देख के बताया स्टोइशियोमेट्री के लिए। और ये क्या है, दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल मेथड कि हमने एक्सपेरिमेंट करा और उसके बाद रेट ऑफ द रिएक्शन निकाला कि क्या आ रहा है। इसमें क्या है कि जो एक्सपोनेंट्स हो गए, एक्सपोनेंट्स, ठीक है, एक्सपोनेंट्स क्या होता है, जो ए रेज टू द पावर समथिंग होता है ये वाला, ठीक है, जो एक्सपोनेंट्स हैं आर ऑलवेज, ठीक है, आर ऑलवेज क्या हो गया इसमें, स्टोइशियोमेट्री, ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गए वो हमेशा ही कोफिशिएंट। और मतलब क्या है, आप रिएक्शन देख के आप रेट निकाल सकते थे। और ये क्या होता था, नॉट एक्यूरेट, और इससे हम क्या होते थे, इस नॉट एक्यूरेट होता था। और एक और चीज़ लिख लो यहाँ पे, नॉट एक्यूरेट। और दूसरी चीज़ क्या थी कि ये आपकी सिर्फ जो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन में होते थे, एलिमेंट्री रिएक्शन होते थे, उसमें लगता था। और रेट लॉ यहाँ पे क्या होता है, रेट लॉ में क्या होता है, जो एक्सपोनेंट्स है जो वो मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट,
ठीक है, वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जैसा एक्सपेरिमेंट में हमें बताया कि वैसा होगा। ये कैसे होते थे, वेरी मच एक्यूरेट, ये एक्यूरेट होते थे। और आपका रेट लॉ जो है वही आपका आगे आप पढ़ोगे, क्योंकि आपका जो रेट लॉ है वो ज़्यादा एक्यूरेट है देन दैट ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन बाय वागे। सो आपने रेट लॉ के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे जो आपको लिखनी है, क्योंकि सारा समझने के बाद अब आपको ये डेफिनेशन समझ आएगी। पहले करवाती तो ऊपर ऊपर से जानी थी। रेट लॉ इज़ द एक्सप्रेशन, क्या है रेट लॉ, एक एक्सप्रेशन है जिसे कि रेट एक्सप्रेशन भी कहा जाता है, इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसको किसकी टर्म में लिखा गया है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में लिखा गया है, विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, और जो ईच टर्म है कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिएक्टेंट की, उससे रेज टू द पावर किया गया है सम वैल्यू से, ठीक है, सम कोएफिशिएंट से, विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और क्या कहा गया है अगेन कि जो ये एक्स एंड वाई है, जो ये रेस करा गया एक्सपोनेंट से, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, किसमें, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आपका ये रेट लॉ है। जब भी रेट लॉ आए ये लिख लो, उसके बाद एक जनरल इक्वेशन दे दो, ABCD लिख लो क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दो, उसके बाद ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के के बता दो, और के बता दो क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, रेट कांस्टेंट है और ये इस तरह से वेरी करता है। ठीक है, अब इसी के बाद देखते हैं हम रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर सम रिएक्शन। देखो इसे आपको लर्न नहीं करना है, जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं समझाने को, NCERT में भी गिवन है आपको। ठीक है, जिससे कि आप समझ जाओ कि रेट किस तरह से डिपेंड करता है, रेट लॉ मतलब किस तरह से डिपेंड करता है। अब देखो फॉर अ गिवन रिएक्शन, ये आपको तीनों इक्वेशन गिवन है, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट के लिए लिखा, हमें नहीं लिखना है, ये गिवन है हमें। ठीक है, क्योंकि हम लिख भी नहीं सकते, हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। हमेशा याद रखना है एक्सपेरिमेंट मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है रेट निकालना। ठीक है, हम खुद से नहीं निकाल सकते। अब रेट क्या है, रेट आपने क्या लिखा, रेट इज़ इक्वल टू, अब देखो अब आपने स्टोइचियोमेट्री तो नहीं लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपका वागे के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, क्योंकि वागे का एक तरह से जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है वो फेल हो गया था, वो सभी पे नहीं चल रहा था, इसलिए आपने रेट लॉ ही लिखना है जब भी पूछे आपको। ठीक है, तो रेट लॉ, रेट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपने देखा ये दिस एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन तो थी, के था साथ में, और दिस एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन तो थी। ठीक है, ये पहले से लिखा गया है, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखा गया कि जब इसका रेट देखा गया तो ये था कि इसके कोफिशिएंट में हाफ आया ऊपर और इसके कोफिशिएंट में 1 आया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो इसके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 and 1 है, तो ये तो आपके यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाफ है, तो इसका मतलब क्या है, यह सारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। हम इक्वेशन को देख के रेट नहीं निकाल सकते। ठीक है, मतलब हम रेट कैसे नहीं निकाल सकते, इक्वेशन को देख के हम रेट नहीं निकाल सकते, रेट लॉ रेट एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते आप। तो दूसरे में देखा गया अगर आपका, तो रेट कितना आया, रेट ऐसे देखा यहाँ पे CH3COO C2H5 रेज टू द पावर 1 एंड वाटर का रेज टू द पावर 0। भाई अब इसमें देखा गया कि रेट जो विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म है वो रेज टू द पावर 1 है, और वाटर के विद रिस्पेक्ट टू वो 0 है। 0 का मतलब क्या हो गया, समथिंग रेज टू द पावर 0, 1 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 0, कितना होता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स रेट जो है वो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, क्योंकि समथिंग रेज टू द पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी आ जानी है, उसकी वैल्यू 1 आ जानी है। ठीक है, तो देखो इस तरह से एक्सपेरिमेंट ने यहाँ से बताए थे। तो इसके लिए हमने देखा जो हमारे पास आया, हमने देखा कि रेट इसके लिए होता है कि NO रेज टू द पावर 2 एंड उसके बाद O2। ठीक है, हमने देखा कि रेट ऐसे होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हमारे पास आ गया, और कोइंसिडेंटली क्या हुआ, इसका यहाँ पे NO का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्सीडेंटली, यहाँ पे इसके ये रेज टू द पावर जो चीज़ें हैं वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गए। तो तभी हमने रेट लॉ में लिखा है कि जो ये जो ऊपर है आपके कोफिशिएंट्स, जो आपके एक्सपोनेंट्स है, वो या तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमने कुछ इससे लेना देना नहीं है, हमने एक्सपेरिमेंट करना है और हमने देखना है, और जस्ट यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिख लेनी है। ठीक है, इन अबव रिएक्शन एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन
टर्म्स आर समवेयर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्री एंड समवेयर नॉट। कहीं पे ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल है और कहीं पे ये अलग ही वैल्यू दे रहे हैं बाय अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट दैट इज परफॉर्म। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ होगा। तो इन नट शेल सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि जो रेट लॉ होता है, रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय merely लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो रेट लॉ है या रेट एक्सप्रेशन है, हम सिर्फ और सिर्फ वो रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन किसी भी इक्वेशन को देख के नहीं निकाल सकते। मतलब बोलने का क्या है, हम कभी भी रेट लॉ थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते। मतलब अपनी मर्जी से हम रेट लॉ कभी भी नहीं निकाल सकते, दिमाग में याद रख लो। दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली। अब इम्पॉर्टेंट जो है आपका, इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट आपकी स्टेटमेंट आती है, रेट लॉ कैन बी ओनली डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेरिमेंटली ही सिर्फ और सिर्फ रेट लॉ निकलेगा, बाकी रेट लॉ नहीं निकलेगा, नहीं तो गलतियाँ हो जाती है। ओके, अब आते हैं लास्ट, इसमें ऑर्डर क्या होता है। हमने ये तो अभी पढ़ लिया, रेट के बारे में पढ़ लिया, रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, सपोज एक इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, एक इक्वेशन में, जैसे कि एक इक्वेशन है a + b गिव्स टू सी, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे इसका, यहाँ पर लिखोगे रेट इज इक्वल टू, ठीक है, के, जो कि रेट कांस्टेंट है, a रेज टू द पावर x एंड b रेज टू द पावर y। दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमें ऑर्डर देखना है, ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे x एंड y देख लो। जो x है, जो ये x है, वो क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द a। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए। अब टोटल रिएक्शन का ऑर्डर नहीं है, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू ए का जो ऑर्डर है वो है एक्स। वो आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वैसे है किसका, ऑफ द रिएक्शन है, पर वो जस्ट फुल नहीं है, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ए। और उसी तरह से जो वाई है, वाई क्या है, वाई भी ऑर्डर है। ठीक है, वाई क्या है, वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी है ये। तो आपके पास ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब इसका मतलब जो भी रेट लॉ में अलग से नहीं, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी यहाँ पर जो भी ए एंड बी के कॉन्सेंट्रेशन के रेज टू द पावर ये एक्सपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई। नाउ अब बात आ रही है कि टोटल ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, टोटल क्या होगा। नाउ आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको सम करना है जो भी एक्सपोनेंट्स रेट लॉ एक्सप्रेशन के में जो भी एक्सपोनेंट्स पड़े हैं उनका जब आप सम करोगे, जैसे यहाँ पे 2 ही पड़े हैं, x + y करेंगे तो आपके पास मिलता है एक वैल्यू जिसको हम n लिखते हैं, और वो क्या होती है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि ओवरऑल वाली होती है, ऑफ रिएक्शन। अब ये जो ऑर्डर्स है ये विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी है। जो ओवरऑल ऑर्डर होता है वो होता है रेट लॉ में जो एक्सपोनेंट्स है उसके जो एक्सपोनेंट्स है उनका सम कर दो तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे डेफिनेशन है, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब सम ऑफ पावर्स, जो पावर्स है रेट लॉ एक्सप्रेशन में उनका सम कर दो, ठीक है, तो आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आती है, नोट करके ये लिख लो जो आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर कैन बी एनीथिंग, ऑर्डर कैन बी क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, जैसे +1 +2 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, -1 -2 भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2 हो गया सपोज, ठीक है। तो देखो जो ये ऑर्डर होता है ये क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, और दूसरी चीज़ क्या है, ऑर्डर इज डिटरमाइंड, ठीक है, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली,
ठीक है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। जैसे कि देखो रेट लॉ क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन हम बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, इसमें जो एक्सपेरिमेंटली चीज़ें निकलती है वो एक्स एंड वाई निकलती है एक्सपेरिमेंटली। तो इसी वजह से जो पूरा रेट लॉ है वो हम कहते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, क्योंकि जब इसमें वैल्यू ही एक्स एंड वाई की अगर एक्सपेरिमेंटली निकल रही है तो इसका मतलब रेट भी आपका कैसा है, एक्सपेरिमेंटली निकल रहा है। अब रेट ऑफ द रिएक्शन एन होती है, कहीं ये लिख के ना आ जाना कि सिर्फ एक्स एंड वाई, जो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स है उसका प्लस कर दो, ठीक है, उसको आप जोड़ोगे और देखोगे सम करके कितना आ रहा है, वो आप उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि इफ़ आपका, अगर आपका मान लो ऑर्डर 0 आया, मतलब इफ़ एन, जो कि एन होता है, एन देते हैं इसको नाम, जो कि ऑर्डर है, इफ़ एन ऑर्डर, ठीक है, जो ऑर्डर है इस 0, तो रिएक्शन कौन सी कहलाती है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर आपका इफ़ एन ऑर्डर आपका मतलब एन जो है ऑर्डर जो है 1 है, तो ये क्या कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि आगे हम बहुत डिटेल में करेंगे। जब अगर आपका एन आपका 2 हो गया तो ये कहलाती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरह से ऑर्डर रिएक्शन, उसी तरह से जो ये एन ऑर्डर है वो -1 -2 भी हो सकता है, या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि ऑर्डर आपका किस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लो, लास्ट में एग्जांपल है, सपोज़ आपको गिवन है रेट लॉ, पर आपकी शर्त क्या है कि आपको रेट लॉ गिवन होना चाहिए, तभी देख के आप बता सकते हो, ठीक है। सपोज़ आपको रेट लॉ गिवन है, रेट इज़ इक्वल टू के, ए रेज टू द पावर में है आपका 1/2 एंड बी रेज टू द पावर में है आपका 3/2। आपसे ऑर्डर पूछा है और बताया है दिस इज़ द रेट लॉ एक्सप्रेशन। जब तक रेट एक्सप्रेशन लिखा ना आ जाए, रेट लॉ एक्सप्रेशन ना लिखा आ जाए, तब तक आपने इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं मानना। तो अगर ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है तो एन, दैट इज़ जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये जो एक्सपोनेंट्स है उनका प्लस, तो हाफ प्लस 3/2 आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4/2 मतलब 2। इसका मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, और जो ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और 0 ऑर्डर वाली रिएक्शंस है वो हम डिटेल में करेंगे। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट करके बताना ये लेक्चर आपको अच्छा लगा या नहीं।